ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के इंतकाल के बाद हर तरफ चर्चा हो रही है। भारत में कुछ शिया मुसलमानों ने मातम किया, आंसू बहाए, मजलिस रखी। बहुत से लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर भारत में बैठकर किसी दूसरे देश के लीडर के लिए रोना क्यों है? क्या ये ठीक है? क्या ये देश से गद्दारी है? इस बात को सिंपल तरीके से समझिए। दरअसल शिया मुसलमानों के लिए रहबर सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं होता, बल्कि एक रिलीजियस गाइड भी होता है। जैसे कोई अपने गुरु, संत या स्पिरिचुअल मेंटर से इमोशनल अटैचमेंट रखता हो, वैसे ही बहुत से शिया मुसलमान खामनेई को एक गाइडिंग फिगर के रूप में देखते हैं। उनके स्पीचेस, उनके स्टेटमेंट्स, उनके स्टैंड्स को वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि आइडियोलॉजी और लीडरशिप के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि शिया मुसलमान काफी ज्यादा दुखी हैं। भारत के शिया मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, यही पैदा हुए हैं, यही रहते हैं, यही टैक्स देते हैं और यही की मिट्टी से जुड़े हैं। उनका शोक मनाना किसी दूसरे देश के लिए लॉयल्टी दिखाना नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल रिएक्शन है। जैसे दुनिया भर में लोग किसी बड़े इंटरनेशनल पर्सनालिटी के जाने पर ट्रिब्यूट देते हैं, वैसे ही यहाँ भी कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, जुलूस निकाले, प्रोसेशन किया और अपनी भावनाएं व्यक्त की। जब कुछ महिलाएं कहती हैं कि हम यतीम हो गए या हम बेसहारा हो गए, तो ये लिटरल मीनिंग में नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि उनका एक स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है वो चला गया है। एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। धार्मिक जबान में ऐसे शब्द अक्सर दर्द और लगाव दिखाने के लिए बोले जाते हैं। उनके हिसाब से उनका नुकसान ये है कि वो एक ऐसी आवाज चली गई जिसे वो अपना स्पोक्स पर्सन समझते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वहां कोई उनकी कम्युनिटी की बात रखने वाला है। अब वो खालीपन महसूस कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी के मरने पर रोना, दुआ करना, मातम करना एंटी नेशनल नहीं होता। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी पूरी आज़ादी। जब कोई कानून आपने नहीं तोड़ा या नहीं तोड़ा गया, तब तक किसी की रिलीजियस फीलिंग को देशद्रोह कहना सही नहीं होगा। इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिक्स की नज़र से नहीं बल्कि एक ह्यूमन इमोशन की नज़र से समझना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए वो एक फॉरेन लीडर थे, लेकिन कुछ के लिए वो एक आइडियोलॉजिकल लीडर और स्पिरिचुअल सपोर्ट थे। फर्क बस नजरिए का है। वहीं अगर भारत और ईरान के रिश्ते की आज हम बात करें तो ये सदियों पुराने हैं। चाहे वो संस्कृति हो, जबान हो, व्यापारिक स्तर पर दोनों देश का एक गहरा जुड़ाव रहा है। फारसी भाषा का असर भारत के साहित्य, प्रशासन और न्याय व्यवस्था तक में दिखाई देता है। इतिहास गवाह है कि दोनों सभ्यताओं के बीच कल्चरल एक्सचेंज और आपसी सम्मान की एक लंबी परंपरा रही है। आधुनिक दौर में भी भारत और ईरान ने डिप्लोमेटिक रिलेशन को बनाए रखा है। ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान लंबे समय तक भारत के लिए एक अहम तेल आपूर्ति करता रहा। भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदा, जिससे उसे एनर्जी सिक्योरिटी में मदद मिली। वहीं भारत ने ईरान के चबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में निवेश किया, जो रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। कश्मीर के मुद्दे पर भी ईरान का रुख समय समय पर संतुलित रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और ईरान के संबंध सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहे। दोनों देशों ने कई बार एक दूसरे के साथ सहयोग किया है, लेकिन ये भी सच है कि वैश्विक राजनीति, अमेरिकी प्रतिबंध और मध्य पूर्व की जटिल स्थिति ने इन रिश्तों को कई बार चुनौती भी दी है। आज जब ईरान किसी संकट में होता है तो भारत खुलकर किसी पक्ष में बयान देने से पहले अपने राष्ट्रीय हित, रणनीतिक संतुलन और वैश्विक समीकरणों को ध्यान में रखता है। भारत की विदेश नीति यानी कि ट्रेडिशनली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित रही है, यानी कि किसी एक ब्लॉक के साथ पूरी तरीके से खड़ा होने के बजाय अपने हितों के अनुसार संतुलन बनाए रखता है। इसलिए भारत ईरान के रिश्ते भावनाओं से कहीं ज्यादा डिप्लोमेसी, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी पर आधारित है। दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर बयान और हर कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिल परिस्थितियों को देखते हुए उठाया जाता है।